नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो जैसा अनुमान था, कर्नाटका की कांग्रेस गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि अगर दिल्ली से वक्फ संशोधन बिल पास भी हो जाता है तो वो कर्नाटका में उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे और उसके लिए उन्होंने विधानसभा से एक रेजोल्यूशन भी पास कर दिया है। वो बात अलग है कि आने वाले वक्त में कर्नाटका की सिद्धारमैया सरकार और कांग्रेस गवर्नमेंट का ध्यान वक्फ की तरफ ज्यादा रहेगा या 48 पेन ड्राइव्स की तरफ और सीडीज की तरफ ज्यादा रहेगा, जिसमें कर्नाटका सरकार के बड़े दिग्गज नेता फंसने जा रहे हैं। फ्लोर ऑफ कर्नाटका विधानसभा में यह बात बोली गई है कि एक बहुत बड़ा एक सेक्स स्कैंडल, एक हनी ट्रैप स्कैंडल कर्नाटका में कमेल अनफोल्ड होने जा रहा है, उसका खुलासा होने जा रहा है। लेकिन इससे पहले वो खुलासा हो, बात करते हैं कर्नाटका ने जो वक्फ बिल अगर केंद्र से पास भी हो जाता है उसको लागू करने के लिए मना कर दिया है और रेजोल्यूशन पास कर दिया है। इसी सिलसिले में टाइम्स नाउ पर बैठा था तो संजय झा भी आए थे। तो संजय झा वहां पर बड़ा ज्ञान दे रहे थे कि इतने लोगों ने हिंदुस्तान में रहना पसंद किया, इतने लोगों ने जो हिंदुस्तान में हम मुसलमान रहे वो बाय चॉइस रहे, वो बाय चॉइस रहे। तो उनकी बात, क्योंकि डिबेट ये इंग्लिश में था, मैं साथ साथ आपको हिंदी में अनुवाद करके बताता रहूंगा। तो पहले तो उनकी बात का मैंने क्या जवाब दिया, जो उनका फिंगर ऑन द लिप्स हो गया, आपको ये बता दूं। जब उन्होंने डायलॉग बाजी करी कि भैया बाय द चॉइस और अपनी मर्जी से हैं, जिनको जाना था चले गए, तो मैंने उनको बताया कि भैया सुनो, ऐसा कुछ नहीं है जो ये हवा बांधी जाती है, ये नैरेटिव सेट किया जाता है। 1946 में जब प्रोविजनल काउंसिल का देश में चुनाव लड़ा गया था तो मुस्लिम्स की सीट रिजर्व थी, जहां जहां मुस्लिम मेजॉरिटी थी। वो बात अलग है कि उसमें सब मुसलमानों ने वोट नहीं डाला था, पर जिन्होंने नहीं डाला था वो भी चुप बैठे रहे थे। तो हमें यह मानना पड़ेगा जिन्होंने डाला वो उन्हीं की जो मर्जी थी वो बाकी की भी मर्जी थी। जैसे आज की तारीख में 50% भी अगर वोटिंग होती है और एक आदमी की सरकार बनती है तो हम ये मान के चलते हैं कि जिन 50% ने वोट नहीं डाला उनकी भी मर्जी उसी के लिए थी जिसकी सरकार बनी है। ऐसा डेमोक्रेसी में सिस्टम होता है। तो साहब, जो उन्होंने वोट जितनों ने भी डाला, तो जितनी 1946 के चुनाव के टाइम में मुस्लिम सीट रिजर्व थी लगभग 475, उसमें 426 सीट मुस्लिम लीग जीत के आई थी इस फरमान के बाद कि अगर हम जीतते हैं तो हम अलग मुस्लिम मुल्क इस्लाम और कुरान के नाम पर बनाएंगे। 475 में से 425 या 26 सीट मुस्लिम लीग ने जीती थी। यानी उस टाइम जितने भी लोगों को वोटिंग राइट था उसमें मुसलमानों ने लगभग एक तरफा मुस्लिम लीग के लिए वोट दिया था, यह जानते हुए कि इस वोट का मतलब यह होगा कि देश का विभाजन होगा। पहला। फिर एक बात आती है, जो लोग भारत में रुक गए, जिसमें डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद की मैटरनल और पैटर्नल दोनों फैमिलीज भी आती हैं, यानी ननिहाल भी और ददियाहाल भी। लेकिन सत्य बोलना बड़ा मुश्किल होता है और मैं जब छोटा था, घरों में जब बात होती थी वहां से सीखता था, समझने की कोशिश करता था। तो इसका भी कारण बता दूं क्यों रुक गए, और ये मैंने संजय झा को चुप कराने के लिए वहां पर भी बताया। कारण वो इस मारे रुक गए, पहला उनका कारण यह था कि उनको इस देश में एक कंफर्ट जोन था, अड़ोस पड़ोस जहां रह रहे हैं, जहां पे जड़े हैं वहां से उखड़ना नहीं चाह रहे थे। वेरी गुड, अच्छी बात है। लेकिन इससे बड़ा, ये अच्छी बात है, इससे बड़ा कारण था, चाहे मेरी भी मैटरनल और पैटर्नल फैमिली हो, कि सिस्टम ने, उस टाइम के सरकारों ने उनको यकीन दिला दिया था कि तुम्हारी रौला और तुम्हारी हनक भारत में बनी रहेगी, बनी रहेगी, और मुस्लिम पर्सनल लॉ को छेड़ा नहीं जाएगा। जो एक्ट को, जो आजादी और बंटवारे से पहले ही लगभग देश में लागू हो गया था, उसको छेड़ा नहीं जाएगा। अगर 1955 आते आते जवाहरलाल नेहरू जी पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बोलते कि मुस्लिम पर्सनल लॉ अब खत्म हो रही है, यूसीसी लागू हो रही है, सबको एक ही कानून की छतरी में आना पड़ेगा, तो मैंने ये डिबेट में कटु सत्य बोला कि 10 साल बाद, यानी 1947 के बाद, अगर 1955 में जवाहरलाल नेहरू जी ये बोलते तो इस देश में फिर से एक दौर राइटिंग का आता, फिर से एक इस देश में दौर एक्सोडस का आता, फिर से एक इस देश में 10 साल बाद एक बड़े बंटवारे के बाद एक छोटा बंटवारा और होता।
तो जितने भी लोग खाते पीते हिंदुस्तान में रुके, उनको यकीन था कि हमारे रौले में कोई कमी नहीं आएगी, और कमी आई भी नहीं। तो ये तो उस डायलॉग बाजी का जवाब है कि इंडिया में रुके मुसलमान अपनी चॉइस की वजह से वतन पर, जो जिनको जाना था वो चले गए और जिनको रुकना था रुक गए, वो रुके इस कारण से। नंबर एक। नंबर टू, जो कर्नाटका की सरकार ने रेजोल्यूशन पास किया है, बतौर अधिवक्ता से वक्ता से पहले अधिवक्ता बता दूं, आर्टिकल 256, 257, उसके बाद आर्टिकल 355 और 356, जिसमें राज्य की सरकार केंद्र गिरा सकती है, जो जिसमें कांग्रेस माहिर थी और इंदिरा जी माहिर थी। 256 स्पष्ट कहता है कि केंद्र की बनी नीति को आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। 355 यह कहता है कि सरकार इसके लिए स्टेट को चेतावनी भी दे सकती है, और तब भी अगर सरकार ना माने तो 356 में सरकार गिराई जा सकती है। अगर किसी राज्य को केंद्र की किसी बनाई हुई नीति से प्रॉब्लम है या कोई भिड़ंत हो गई है, तो आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य और केंद्र के विवाद सुलझाए जाएंगे। और अगर राज्य को ऐसा लगता है कि कोई ऐसी नीति बन गई है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है और केंद्र ने बना दी है, तो आर्टिकल 32 में वो राज्य सुप्रीम कोर्ट जाएगा। रेजोल्यूशन पास कर कर केंद्र की नीति हम नहीं मानेंगे, इसका कोई भी प्रावधान संविधान में या आईन में नहीं है। ये सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए मुसलमानों को किया जाता है, लॉलीपॉप चुसाने के लिए। इससे पहले जो इनका बजट आया था उसको हलाल बजट कहा गया था, या मुस्लिम लीग का कर्नाटका का बजट आया था, जिसमें 4% हिकों में रिजर्वेशन मिल रहा था मुसलमानों को। ऑल मुस्लिम 14-15 ऑल मुस्लिम गर्ल पॉलिटेक्निक बन रहे थे, ऑल मुस्लिम मॉडल स्कूल बनने थे, 1000 करोड़ मुस्लिम रिलेटेड इश्यूज के लिए अलग से दिया गया था, 50 करोड़ रुपया मुस्लिम कल्चर को उठाने के लिए और एविडेंस करने के लिए दिया गया था, मदरसों के लिए दिया गया था, और 150 करोड़ रुपया वक्फ की प्रॉपर्टी के रेनोवेशन, लिपाई और पुताई के लिए दिया गया था। वक्फ क्या है फिर से बता दूं, आप लोग बहुत परिभाषा सुन चुके होंगे। कोई संपत्ति बाय द मुस्लिम, ऑफ द मुस्लिम, फॉर द मुस्लिम, यानी मुसलमान के द्वारा मुसलमान की, उसके देने के बाद सिर्फ मुसलमान की और मुसलमान के लिए। ठीक, जब ऐसी एक चीज अगर हम मान लें शरीयतन है, लेकिन वक्फ का सीधे शरीयत से जाके नहीं जुड़ती है, बाद में वक्फ रिवायत के तौर पर आया है, तो अगर वक्फ को एक रिवायत भी मान लें या शरीयत भी मान लें, तो कोई अगर ऐसी चीज सिर्फ मुसलमान द्वारा है, मुसलमान की है और मुसलमान के लिए है, तो उसमें सरकार से टैक्स का पैसा, एक्सचेकर का पैसा आप बतौर शरीयतन और बतौर सच्चाई और बतौर ईमान ले ही नहीं सकते। ये घर अगर मैं वक्फ करके चला जाऊं, एज अ मुस्लिम करके चला जाऊं, मुस्लिम कौम के लिए करके चला जाऊं, सिर्फ इससे मुसलमानों का भला हो ये करके चला जाऊं, और इसकी लिपाई पुताई का पैसा सरकार देगी, उत्तर प्रदेश सरकार देगी, ये कौन सा सेकुलरिज्म है मुसलमानों, ये सोचो। और ये कौन सा ईमान है और कौन सी शरीयत है। अगर वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमान की ईमानदारी की है, जो हड़पी नहीं गई है या जबरदस्ती वक्फ की डिक्लेयर नहीं कर दी गई है, और उसने कौम के लिए दी है जिससे कौम का भला हो रहा है, उसमें सरकार का पैसा कहां से आ गया, टैक्स पेयर का पैसा कहां से आ गया? इसका जवाब सिर्फ आपका ईमान देगा, अगर रत्ती भर भी जिंदा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।